तो दोस्तों HDFC बैंक के Q1 FY23 के नंबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो कंपैरिजन है वो Q1 FY22 से किया जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी की परफॉर्मेंस को डीपली एनालाइज किया जाएगा। आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी ने पास्ट यहाँ पे 3 मंथ में किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। अगर हम यहाँ पे बात करें सारी वैल्यूज़ की तो वो लैक्स में दी हुई है, बट हम ट्रांसलेट करके बात करेंगे करोड़्स में, थोड़ी सी उससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ पे बैंक का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम देखें कि इंटरेस्ट से कमाई पिछले साल सेम क्वार्टर में कितनी थी, तो वो थी लगभग 30,482 करोड़ रुपए। वहाँ से इनकी इंटरेस्ट में जो इनकम है वो बढ़ गई है और वो इस क्वार्टर में लगभग 35,172 करोड़ रुपए है। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट से इनकी टोटल कमाई जो हुई थी वो 33,448 करोड़ रुपए थी। यानी कि कंपनी की इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हुई है। अब बैंक अगर इंटरेस्ट से कमाई करता है तो वो इंटरेस्ट देता भी है, जैसे एफडी वगैरह हो गए, सेविंग्स अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट देता है तो उस तरीके से उसके इंटरेस्ट में कुछ खर्चे भी होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी बैंक का नेट जो है वो एक्सपेंस निकल के आता है और वो इस क्वार्टर में है 26,192 करोड़ रुपए। पिछले साल ये खर्चे 21,634 करोड़ रुपए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खर्चे भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 24,728 करोड़ रुपए इनके नेट खर्चे थे। खर्चों के अलावा अगर प्रोविजंस वगैरह निकाल दिया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट निकल के आता है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें इस क्वार्टर में तो वो निकल के आया है 9,195 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 10,000 को टच कर गया था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो इस नंबर में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,729 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। अब देख लेते हैं कि कंपनी की एसेट क्वालिटी कैसी रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। ये एक तरीके से कुशनिंग की तरह कार्य करता है। कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप बाइक या कार में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपको वहाँ पे अगर एक झटके लगते हैं तो शॉकअप जो है तो वो आपके उन झटकों को एब्जॉर्व करने का कार्य करता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कुछ उसी तरीके की है। जब फाइनेंशियल विपत्ति सामने आती है बैंकों के सामने तो ये वो पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि बैंक कितने शॉक्स को एब्जॉर्व कर सकता है। तो एज पर द रेगुलेटरी यहाँ पे ये लगभग 11% के आसपास होने चाहिए। तो ऑल दो नंबर यहाँ पे बढ़िया है इस क्वार्टर में 17.5%, लेकिन पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे ये नंबर काफ़ी बेटर थे 18.9%। और इनफैक्ट पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये नंबर और भी अच्छे थे 19.1% के। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे इनके नेट एनपीए की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो नेट एनपीए है लगभग 4,887 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,407 करोड़ रुपए का था। तो नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल 5,485 करोड़ रुपए के नेट एनपीए थे। तो YOY बेसिस पर नंबर हमें अच्छे देखने को मिले हैं। बट नो डाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर चाहे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की जाए, चाहे वहाँ पर हम इनके नेट एनपीए की बात करें तो वहाँ पे नंबर हमें थोड़े डाउन देखने को मिलते हैं। एनपीए टू नेट एडवांस यहाँ पे अगर देखा जाए परसेंटेज तो वो सेम कहानी कहेगा। आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुए हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर ये नंबर इम्प्रूव हुए हैं कंपनी की। अब अगर हम यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट देखें कि टोटल एसेट से कितना परसेंटेज में वहाँ पे कंपनी ने कमाई की है, तो वो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये रिटर्न ऑन एसेट हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी ईयर ऑन ईयर ये नंबर जो है तो थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो हमें थोड़ा सा बिलो पिछले एज कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो वो थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस आप देखेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर में 14 रुपए से बढ़ करके 16 रुपए 60 पैसे हो चुके हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 18 रुपए 10 पैसे थे। अब एक क्विक रिव्यू ले लेता है यहाँ पे नंबर्स का। नेट रेवेन्यू में अगर हम बात करें तो 19.8% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 14.5% की ग्रोथ है।
ये दोनों ही नंबर काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे एडवांस ग्रोथ की बात किया जाए तो ये भी नंबर काफ़ी अच्छा है, 22.5% है। लास्ट क्वार्टर में मुझे ध्यान है शायद 21% या 20% के आसपास इनके एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली थी, तो वहाँ से ये नंबर जो है इन द लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 18% के आसपास थी, तो वो यहाँ पर 19.2% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, 4.0% हैं। ये नंबर थोड़े से जो है तो एक्सपेक्टेशन रहती है ऑलमोस्ट एटलीस्ट 4.1%, 4.2% की, बट वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। ऑल्दो पिछले क्वार्टर में भी ये नंबर ऐसे ही देखने को मिले थे। इसके अलावा इन्होंने इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 36 ब्रांचेस को ऐड किया है और एम्प्लॉय एडिशन लगभग 10,932 एम्प्लॉयज़ हैं। अदर देन दिस अगर हम यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट देखें, ऑल्दो यहाँ पे टोटल एडवांस हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं और क्रेडिट कॉस्ट रेशियो भी यहाँ पर कंपनी का इंप्रूव हुआ है, जो कि पिछले साल यहाँ पर 1.67% थे, तो वहाँ से इंप्रूव होकर के 0.91% है। यानी कि कंपनी एडवांसेस जो डिस्ट्रीब्यूट करती है और उससे जो कंपनी इनकम लेती है उसमें कितने खर्चे करने पड़ते हैं ये नंबर वो बताते हैं। तो ये जितने नंबर कम होंगे कंपनी का यानी कि क्रेडिट कॉस्ट रेशियो उतना ही बेटर माना जाएगा। मार्केट की अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे एज पर द एक्सपेक्टेशन हमें थोड़े से डाउन देखने को मिले हैं। 9,409 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, 9,196 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी हमें स्लाइटली डाउन देखने को मिल रहा है। तो वहीं ईटी नाउ की रिपोर्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट कंपनी का हमें बिलो एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो नेट इंटरेस्ट इनकम इन द लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, बट एसेट क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम बैंक की जो है तो वो पुअर हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो पिछले 2-3 क्वार्टर में यहाँ पे एफआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की है, यहाँ पे उनकी होल्डिंग डिक्लाइन हुई है और ये जो पूरा का पूरा नंबर है ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो वहीं 4% का जो है तो स्टेक इंक्रीज किया है डीआईआईज ने और 1% का इंक्रीज जो है आपको पब्लिक में देखने को मिलेगा। बैंक की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, क्योंकि ये हमेशा से कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी रहा है। आप देख सकते हैं ईपीएस किस तरीके से धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, बट फिलहाल स्टॉक में एक स्टॉप लग गया है। उसके शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो उसका मेन रीज़न है आप देख सकते हैं ग्रोथ यहाँ पे धीरे धीरे स्लो हो चुकी है। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर का जो न्यूज़ आया है तो उससे भी एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद यहाँ पे ग्रोथ इनकी और ज़्यादा स्लो होती हुई देखने को मिलेगी। ऑल्दो इसके विपरीत अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आप देख सकते हैं ये वो टाइम था जब आईसीआईसीआई बैंक का समय खराब चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट में बदलाव हुए और आप देख सकते हैं ईपीएस कितनी तेज़ी से ग्रो किए हैं। और यही रीज़न है कि बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में अगर बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का ध्यान जो है वो आईसीआईसीआई बैंक ने बखूबी अट्रैक्ट किया है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो स्टॉक जो है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। यहाँ पे शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बुल रन उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है और जिस तरीके के यहाँ पे नंबर आए हुए हैं तो उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक प्राइस आपको एक बार फिर से 1300 के नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है और वहाँ पर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप अपनी पोजीशन को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पे बैंक के नंबर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।